अस्सलाम स्टूडेंट्स, आज हम थर्मोडायनामिक्स का जो हमने पोर्शन स्टार्ट किया हुआ है तो उसका रिलेटेड अब लेक्चर हम नेक्स्ट हम स्टडी करते हैं। तो कल हमारा लेक्चर यहाँ पे एंड हुआ था रूट मीन स्पीड वेलोसिटी पे। तो ये इम्पोर्टेंट एमसीक्यू है कि आर एम एस स्पीड ऑफ गैस मॉलिक्यूल इज 3 ओवर गामा टाइम दैट ऑफ स्पीड ऑफ साउंड इज। क्योंकि आप जानते हैं कि रूट मीन स्क्वेयर का ये फार्मूला है, इसमें एम जो वो आपका मॉलिक्यूलर मास है। तो अगर आप इसको ये जो आर एम एस वैल्यू है तो ये आपने वैल्यू पुट कर दी। तो फिर आपने क्या किया, यहाँ पर वैल्यू पुट कर दी तो 3 3 से आपस में कट जाता है। तो जो गामा है वो क्या हो गया, वो सब ऊपर चला गया। ये सर आप कह रहे हैं कि ये आर एम एस का ओरिजिनल फार्मूला है ये वाला 3 RT/M। और ये फार्मूला स्पीड ऑफ साउंड का, और ये आर एम एस का फिर, और ये दोनों उसमें रिलेशनशिप है। तो यहाँ से वो बता रहे हैं कि जो आर एम एस है ऑफ गैस मॉलिक्यूल वो 3 ओवर गामा टाइम्स स्पीड ऑफ साउंड है। तो अब आप मुझे बताएं कि स्पीड ऑफ साउंड ज्यादा है या वो आर एम एस स्पीड ऑफ गैस मॉलिक्यूल, दोनों में से किसकी वैल्यू बड़ी है। ये जो फार्मूला नजर आ रहा है VRMS इज इक्वल टू 3 ओवर गामा VS। VS का मतलब है स्पीड ऑफ साउंड, ये स्पीड ऑफ साउंड का फार्मूला है। ये RMS ऑफ गैस मॉलिक्यूल का फार्मूला है, और ये दोनों में रिलेशनशिप है RMS ऑफ गैस मॉलिक्यूल एंड स्पीड ऑफ साउंड। तब मुझे आप ये बताएं कि RMS ऑफ गैस मॉलिक्यूल वो ज्यादा बड़ी है या VS वो बड़ी है। तो यहाँ से क्लियर कट होता है कि देखें स्पीड ऑफ साउंड को आपने मल्टीप्लाई करना है 3 ओवर गामा से। तो फिर ये दोनों मिलके फिर जाके ये आर एम एस ऑफ गैस मॉलिक्यूल ये बनाते हैं, ठीक है। आर एम एस स्पीड ऑफ गैस मॉलिक्यूल डज नॉट डिपेंड ऑन प्रेशर ऑफ गैस इफ टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। ये बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है कि जो स्पीड ऑफ गैस मॉलिक्यूल है वो प्रेशर पे डिपेंड नहीं करती अगर टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा जाए, क्योंकि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी। और ये हमें कौन बताता है, ये हमें बॉयल्स लॉ बताता है। इफ प्रेशर इज इंक्रीज्ड n time, then density will also increase by n time, but v remains constant। क्योंकि यहाँ पर आप देखिए मैथ आ रहा है, तो मैथ को अगर आप इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी लिखें तो फिर हमारे पास वो, आप जानते हैं कि मैथ और जो डेंसिटी है इसका आपस में डायरेक्ट रिलेशनशिप है। तो अगर हमारा टेम्परेचर कांस्टेंट है तो फिर जब जब आप प्रेशर को इंक्रीज करेंगे, तो जैसे ही आप प्रेशर को इंक्रीज करेंगे जो डेंसिटी है वो भी बढ़ जाएगी। अब डेंसिटी बढ़ने का मतलब क्या है, डेंसिटी बढ़ने का मतलब कोई बता सकता है। ये जो लिखा हुआ है ना, P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी। तो हमें कैसे पता चलेगा कि प्रेशर बढ़ाने से जो गिवन मटेरियल इसकी डेंसिटी बढ़ गई है।
या डेंसिटी का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेंसिटी? मास पर यूनिट वॉल्यूम। ये तो आप डेफिनेशन बता रहे हैं ना, मतलब पूछ रहे हो कि प्रेशर बढ़ाने से सो डेंसिटी दोज कैसे बढ़ती है? पार्टिकल्स, सर जब मतलब डेंस प्रेशर इंक्रीज करने से मतलब पार्टिकल्स आर वेरी नियर आ जाते हैं, और उसके बाद फिर उनका वॉल्यूम मतलब यानी कि इंक्रीज हो जाता है, तो इसकी वजह से डेंसिटी इंक्रीज हो जाती हाँ जी जी। प्रेशर बढ़ाने से जो पार्टिकल्स हैं या मॉलिक्यूल्स या एटम्स हैं, उनके दरमियान जो फासला है वो कम हो जाता है। तो फासला कम होने से उसका वॉल्यूम कम हो जाएगा। तो वॉल्यूम कम होने से जो डेंसिटी है वो क्या हो जाती है, वो इंक्रीज हो जाती है। तो जितना आप प्रेशर बढ़ाएंगे उतनी भी जो है वो डेंसिटी वो क्या हो जाएगी, वो बढ़ जाएगी। तो जो RMS ऑफ गैस मॉलिक्यूल है वो क्या रहेगी, वो कांस्टेंट रहेगी, वो चेंज नहीं होगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट MCQ है कि क्या जो स्पीड ऑफ गैस मॉलिक्यूल क्या वो प्रेशर पे डिपेंड करती है, या गैस मॉलिक्यूल ले लें या एयर की वो ले लें, एयर मॉलिक्यूल ले लें, तो वो प्रेशर पे डिपेंड नहीं करता। मून हैज नो एटमॉस्फेयर। है। सर एक्सक्यूज मी सर, जब बारिश वगैरह होती है मतलब, और जब ड्राई एयर होती है या मॉइस्चर एयर होती है, तो उस दौरान भी तो मतलब प्रेशर इफेक्टेड करती है, प्रेशर इफेक्टेड ऑन द साउंड ऑफ पार्टिकल्स के ऊपर। वो आप स्पीड ऑफ साउंड का बता रहे हैं कि जो नमी में स्पीड ऑफ साउंड बहुत ज्यादा हो जाती है सर्दियों में, तो वो आप उसका बता रहे अच्छा, हैं अभी आप। ठीक ठीक वो ठीक ठीक हाँ जी। ठीक ठीक। मैं समझ रही, थैंक मून हैज नो एटमॉस्फेयर बिकॉज RMS ऑफ गैस। आज इंटरनेट थोड़ा डिस्टेबल है, तो अब दूसरे दफा फिर डिस्कनेक्ट हो रहा है। वो कह रहे हैं कि मून हैज नो एटमॉस्फेयर बिकॉज RMS ऑफ गैस मॉलिक्यूल इज मोर देन द एस्केप वेलोसिटी। तो चूंकि मून में एटमॉस्फेयर क्यों नहीं होता, वो इस वो बता रहे हैं कि मून में एटमॉस्फेयर, अगर आप फिजिक्स के टर्म में आप बताएं ना कि, या इंटरव्यू में आपसे पूछते हैं कि मून के पास एटमॉस्फेयर क्यों नहीं होता, तो इसकी ये रीजन है कि जो RMS ऑफ गैस मॉलिक्यूल है वो ज्यादा है, और एस्केप वेलोसिटी उनकी क्या है, वो कम है। तो फिर क्या होगा, अगर एस्केप वेलोसिटी ज्यादा होती और RMS वैल्यू कम होती, तो फिर क्या होना था, चूंकि कोई मॉलिक्यूल एस्केप तभी करता है जब उसकी स्पीड एस्केप वेलोसिटी के बराबर हो जाए या उससे ज्यादा हो जाए, तब वो फिर पार्टिकल क्या करेगा, एस्केप आउट कर जाएगा। तो चूंकि मून पर एटमॉस्फेयर इस वजह से नहीं है क्योंकि RMS ऑफ गैस मॉलिक्यूल वो ज्यादा है उनकी एस्केप वेलोसिटी से। अब ये जो सीन है ये अर्थ पे क्यों नहीं होता? अर्थ पे भी आप जानते हैं कि जो एटमॉस्फेयर है वो उसमें ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड, इसी को हम एटमॉस्फेयर का नाम देते हैं। ये एटमॉस्फेयर मून पे तो ये एस्केप आउट हो जाती हैं, वहां पर गैस मालिक्यूल है। लेकिन जो अर्थ है यहाँ पर एस्केप आउट नहीं होते, यहाँ पर वो बंधे हुए हैं। एस्केप वेलोसिटी और टर्मिनल वेलोसिटी में क्या फर्क होता है? देखिए तानिया, एस्केप वेलोसिटी वो वेलोसिटी होती है, अगर आपको वो वेलोसिटी मिल जाती है तो फिर आप क्या होती हैं, आप ग्रेविटेशनल फील्ड से आजाद हो जाती हैं। उस वेलोसिटी को हम बोलते हैं एस्केप वेलोसिटी। एस्केप का मतलब होता है निकल जाना, आजाद हो जाना। और टर्मिनल वेलोसिटी का मतलब क्या है कि जब आप अंडर द फ्रिक्शनल फोर्स आप मूव करते हैं, तो फ्रिक्शन का काम क्या होता है, फ्रिक्शन का काम होता है रोकना। और फ्रिक्शन की डायरेक्शन हमेशा अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन होती है। तो जैसे जैसे आप पे जो स्पीड है वो इंक्रीज होती है, अब आपकी स्पीड दो तरह से इंक्रीज हो सकती है, या आप वो मतलब इंजन फोर्स इस्तेमाल कर रही हैं, एक्सटर्नल फोर्स इस्तेमाल कर रही हैं, फ्यूल इस्तेमाल कर रही हैं, अब या वो हो जाएगा
या फिर अगर आप अंडर फ्री फॉल अगर आप मूव कर रहे हैं कि आपके पास कोई मतलब इस तरह का सोर्स नहीं है, तो फिर आप अंडर द ग्रेविटेशनल फोर्स मूव करते हैं। तो जैसे जैसे आप नीचे गिरते हैं, या आप एग्जांपल भी ले लें जो रेन ड्रॉप होता है, या आप पैराशूट में जब आप वो करते हैं, उसमें क्या होता है जब आप छलांग मारते हैं तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ है वो आपको नीचे की तरफ खींच रही होती है। उसकी वजह से आपकी जो स्पीड है वो स्लोली स्लोली बढ़ती है। तो जैसे ही जो आपकी स्पीड बढ़ेगी तो जो एयर रेजिस्टेंस होती है उसका काम क्या होता है, उसका काम होता है आपको रोकना। तो वो क्या करेगी, वो आपको रोकेगी। इधर आपकी स्पीड बढ़ेगी, उधर जो है दूसरी जो एयर रेजिस्टेंस है वो क्या हो जाएगी, वो बढ़ना शुरू हो जाएगी। सर ये जो टर्मिनल वेलोसिटी है, हम जब वेरिएबल वेलोसिटी से टर्मिनल वेलोसिटी में जाते हैं तो इसमें टाइम मिनिमम कितना रिक्वायर्ड होगा फिर हमें? लेकिन जब जैसे जैसे वो पार्टी नीचे आएगी तो जैसे जैसे बॉडी नीचे आएगी तो उसकी जो स्पीड है वो बढ़ती चली जाएगी, उस पर नीचे लगने वाली जो डाउनवर्ड ग्रेविटेशनल फोर्स वो बढ़ती जाएगी, और उसके साथ साथ जो एयर रेजिस्टेंस है वो भी बढ़ती जाएगी। तो एक वक्त आएगा कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स और एयर रेजिस्टेंस आपस में इक्वल इन मैग्नीट्यूड हो जाती है और अपोजिट इन डायरेक्शन हो जाती हैं। तो तब बॉडी पर लगने वाली जो नेट फोर्स है वो क्या हो जाती है, वो जीरो हो जाती है। तो न्यूटन लॉ क्या कहता है, न्यूटन लॉ ये कहता है कि जब आप पर लगने वाली जो नेट फोर्स है वो जीरो हो जाती है तो आपका जो एक्सेलरेशन है वो जीरो हो जाता है। अब एक्सेलरेशन आपका जीरो कब होता है, जब आप यूनिफॉर्म स्पीड से मूव करना शुरू कर देती हैं। तो उस वक्त जब जब आप अंडर द फ्रिक्शनल फोर्स आप मूव करते हैं तो एक टाइम आता है जब आप पे लगने वाली जो फोर्स है वो इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन टू द फ्रिक्शनल फोर्स हो जाती है। उस टाइम पार्टी जो कांस्टेंट वेलोसिटी को अचीव करती है उसको हम बोलते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। टर्मिनल वेलोसिटी कांस्टेंट होती है। और एस्केप वेलोसिटी का जी मतलब जी क्या है कि वो ठीक। क्या करते हैं, वो पार्टी के ग्रेविटेशनल फील्ड से वो आजाद हो जाती है। अब जब टर्मिनल मिनिमम, वेलोसिटी, यस सर, जी जी, द मिनिमम, मेरे ख्याल से द मिनिमम नहीं नहीं स्पीड या मैक्सिमम, वेलोसिटी रिक्वायर्ड इज फ्रॉम द ग्रेविटेशनल फील्ड, इज इट करेक्ट सर? हाँ जी वो मिनिमम है, एस्केप वेलोसिटी मिनिमम है कि जिससे आप क्या करें, पार्टी को थ्रो यस। करें और पार्टी क्या करे, अर्थ के इसके वो ग्रेविटेशनल फील्ड से निकल जाए। जैसे कि आई थिंक सो 11.2 किलोमीटर पर ठीक। सेकंड है। और आप ये अजीम ने सवाल किया था कि टर्मिनल वेलोसिटी जो है वो कितना टाइम लेगी अचीव होने में। तो आई जी थिंक जी तो सर। टर्मिनल वेलोसिटी जो है उसके फार्मूले में टाइम नहीं आता। तो ये टाइम के ठीक इंडिपेंडेंट है। होती है, और ये थैंक यू डिपेंड वेरी मच। करती है मैथ पर। क्योंकि अब जितना वो मैथ ज्यादा होगा, ज्यादा उतनी उसकी ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा होगी, उतनी उसकी स्पीड कम होगी। अब अगर जो भारी मैथ है उसको आप वो अंदर वो नीचे फेंक, और आप ये भी याद रखिएगा कि जब टर्मिनल वेलोसिटी आपने अचीव करनी है तो तब आपके पास फ्रिक्शनल फोर्स का होना जरूरी है। फ्रिक्शनल फोर्स के बगैर
आप टर्मिनल वेलोसिटी को हासिल नहीं कर सकते। तो जब आप कहते हैं ना फ्री फॉल मोशन, उसमें हम एयर रेजिस्टेंस को, एयर फ्रिक्शन को इग्नोर कर देते हैं, तो इसलिए वहां पर आप टर्मिनल वेलोसिटी का जिक्र नहीं करेंगे। जब आप फ्रिक्शनल फोर्स को कंसीडर करती हैं, तो वहां पर आप क्या करती हैं, वहां पर आप वो टर्मिनल वेलोसिटी आएगी, और वहां पर जो आप कहते हैं ना कि चाहे भारी मैच हो चाहे हल्का मैच हो, सब एक ही वेलोसिटी से नीचे फॉल करेंगे। वो वाली सिचुएशन फिर वो आपको हासिल नहीं मिलेगी, क्योंकि वो तभी मिलेगी जब पार्टी सिर्फ और सिर्फ अंडर ग्रेविटेशनल फोर्स वो मूव करती है। लेकिन यहाँ पर पार्टी ग्रेविटेशनल फोर्स के अंदर भी मूव कर रही है और फ्रिक्शनल फोर्स के अंदर भी मूव कर रही है। और फ्रिक्शनल फोर्स आप जानते हैं डिफरेंट चीजों पर वो डिपेंड करती है, मैथ पे डिपेंड करती है, उसकी स्पीड वगैरह पे भी डिपेंड करती है। तो इसलिए इसको आप फ्री फॉल नहीं कह सकते। क्लियर है तमीना? क्लियर क्लियर, तानिया, ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच। और तानिया आपको भी क्लियर है? और आपने सवाल किया है, तो फिर रॉकेट जिस इनिशियल वेलोसिटी के साथ अर्थ के एटमॉस्फेयर से बाहर जाता है, उसकी एस्केप वेलोसिटी होती है। हाँ जी, हर बॉडी के लिए एस्केप वेलोसिटी की वैल्यू डिफरेंट होती है। नहीं नहीं, जी एम ये आई थिंक तो कांस्टेंट होती है। एस्केप वेलोसिटी का फार्मूला देखें, उसमें जी, हाँ जी ये कांस्टेंट होती है, क्योंकि ये प्लेनेट के मैथ पर डिपेंड करती है। ठीक है। जो एस्केप वेलोसिटी फॉर अर्थ वो होती है 11.2 आई थिंक तो किलोमीटर पर सेकंड। और ये प्लेनेट के मैथ पे डिपेंड करती है, सैटेलाइट या बॉडी के मैथ पे डिपेंड नहीं करती, क्योंकि उसका फार्मूले में कैपिटल जी, कैपिटल एम डिवाइडेड बाय कैपिटल आर या स्मॉल आर आता है। ये कैपिटल आ रही आता है। हाँ जी, फिर ये वो बॉडी के मैथ पे डिपेंड नहीं करती। ठीक सर। अब मैं ये बता रहा था कि जो मून है वहां पर एटमॉस्फेयर उड़ जाता है, यानी कि वहां पर गैस मालिक्यूल वो ठहरता नहीं है, वो उड़ जाता है। लेकिन अर्थ पर ये बाउंड हो जाती है, क्योंकि अर्थ की जो ग्रेविटेशनल फोर्स वो स्ट्रोंगर है। और इस वजह से उसने क्या किया, वो पूरे जो एटमॉस्फेयर उसको पकड़ के रखा हुआ है। तो एटमॉस्फेयर वो रीजन ऑफ अर्थ है, छोटा सा रीजन है। चांद के 100 किलोमीटर अगर आप जमीन से ना ऊपर जाएं, तो चंद आई थिंक वो चंद किलोमीटर बनती हैं, 50 के यानी 70-80 की रेंज में होती हैं। इस एरिया में, इस पोर्शन में सिर्फ और सिर्फ लाइफ एग्जिस्ट करती है। और जब आप इस पोर्शन से बाहर निकल जाती हैं, तो वहां पे फिर आपको ऑक्सीजन सिलेंडर साथ लेके जाना पड़ती हैं। और आप जानते हैं कि एटमॉस्फेयर डिफरेंट लेयर्स पर मुश्तमिल होती हैं। तो हमारे जो आते हैं ये बायोस्फीयर होती है, जिसमें हम रह रहे हैं, जहाँ पे लाइफ पॉसिबल होती है। बाकी जो ट्रोपोस्फेयर होगी, थर्मोस्फेयर होगी, आइनोस्फेयर होगी, वहां पर आपको सांस लेने के लिए वो ऑक्सीजन सिलेंडर की वहां पर जरूरत पड़ेगी, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ बायोस्फीयर ही वो रीजन है जहाँ पर लाइफ एग्जिस्ट करती है। और एग्जिस्ट क्यों करती है? क्योंकि यहाँ पर एटमॉस्फेयर मौजूद है। एटमॉस्फेयर मौजूद क्यों है? क्योंकि अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स मून के कंपैरिजन में स्ट्रोंगर है, तो इस वजह से उसने इसको पकड़ के रखा हुआ है। तो इस वजह से फिर यहाँ पर हम सांस ले सकते हैं। अ प्लेनेट और सैटेलाइट विल हैव एटमॉस्फेयर ओनली। अब ये कंडीशन है, एमसीक्यू भी आ सकता है कि प्लेनेट या सैटेलाइट एटमॉस्फेयर कब लेगा? जब उसके अंदर आपने जो गैस फिल करनी है, उसकी आरएमएस वैल्यू वो एस्केप वेलोसिटी से कम हो, तो फिर वो क्या रहेगा, उसके अंदर वो बाउंड रहेगा, अदरवाइज वो निकल जाएंगे। at temperature is equal to 0, RMS is equal to 0. RMS speed of molecule of gas is 0 at 0 Kelvin. This is called absolute zero. और आप जानती हैं, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो आपसे कि एब्सोल्यूट जीरो किसको कहती हैं? जीरो केल्विन टेम्परेचर को कहती हैं। जीरो केल्विन टेम्परेचर वो टेम्परेचर है जहाँ पर गैस मॉलिक्यूल्स की जो स्पीड है वो जीरो हो जाती है। और ये थ्योरेटिकल टेम्परेचर है, प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर आप डिग्री सेंटीग्रेड में देखें तो ये बनता है -273 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये टेम्परेचर जो आप अर्थ पर आप हासिल नहीं कर सकते। अर्थ का जो मिनिमम टेम्परेचर क्या है, वो जैसे मैं आपको बताया भी था, 60 से 70 माइनस में गया है। इससे कम टेम्परेचर अर्थ का नहीं है। अगर आप जो ठंडी तरीन जगह है ना अर्थ की, वहां पर आप जाएं तो ये इतने टेम्परेचर मिलेगा। और अब देख लें कहाँ -60 या -70 और कहाँ -273।
तो इतना कूल टेम्परेचर नहीं मिला, तो इस पर हम वो मतलब इसको हासिल नहीं कर सकते। तो ये थ्योरेटिकल टेम्परेचर, इसको आप कहते हैं 0 केल्विन। अभी तक हम जो पढ़ रहे थे वो थी आरएमएस। तो नेक्स्ट आती है मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। अब ये क्या होती है, द पार्ट, और आरएमएस को आप इफेक्टिव स्पीड भी बोलती हैं, क्योंकि ये अगर आज जब आप आरएमएस यूज करती हैं तो अब आप देखें, या पहले आप क्या करते हैं, पहले आप स्क्वायर लेती हैं, फिर मीन लेती हैं, फिर स्क्वायर रूट लेती हैं। तो ये आपके पास इफेक्टिव वैल्यू बन के आती है गैस मॉलिक्यूल की स्पीड की। तो इसलिए ये बेस्ट होती है यूज करने के लिए। तो नेक्स्ट है मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। अगर आप एवरेज स्पीड लें तो वो एवरेज स्पीड में भी 0 निकल के आ सकती है, क्योंकि जब वो डिफरेंट रैंडम डायरेक्शन में मूव करती हैं तो उनकी जो नेट वेलोसिटी है तो वो 0 निकल के आ सकती है। तो इसलिए फिर आपको एक ऐसी स्पीड चाहिए जो 0 नहीं होनी चाहिए। तो वो फिर आपके पास क्या निकल के आती है, रूट मीन स्क्वायर स्पीड। तो ये मैथमेटिकली ये ड्राइव किए गए हैं, डेवलप किए गए हैं, तो इसको आप इफेक्टिव स्पीड भी बोलती हैं। नेक्स्ट है मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। The particle of a gas have a range of speeds. This is defined as the speed which is possessed by maximum fraction of total number of molecule of gas. यानी कि जो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आपके पास हैं, उनमें से मैक्सिमम जो स्पीड मॉलिक्यूल्स के पास है, क्योंकि आप जानती हैं कि हर गैस मॉलिक्यूल की स्पीड कांस्टेंट नहीं होती, वो चेंज होती है, क्योंकि ये डिपेंड करता है कि उसकी सराउंडिंग में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितनी है। अब एक ऐसा मॉलिक्यूल जो बिल्कुल सेंटर में है, तो जाहिर है कि उसके इर्द गिर्द जो सराउंडिंग में मॉलिक्यूल्स वो ज्यादा होंगे, और वो मॉलिक्यूल्स जो किनारों पे हैं उनकी सराउंडिंग में मॉलिक्यूल्स वो कम होंगे। तो सराउंडिंग में मॉलिक्यूल्स कम होंगे तो उनकी जो कुलई है ना वो कम हो जाएगी। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि क्योंकि हर एक की स्पीड डिफरेंट है, हर एक के वो इंटरेक्शन डिफरेंट है, इस वजह से जो मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिकल्स के पास जो स्पीड होती है उसको आप क्या बोलती हैं, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। स्पीड ऑफ 10 molecule of a gas are 1 2 2 3 3 3, then the most probable speed is 3 किलोमीटर पर सेकंड, क्योंकि मैक्सिमम के पास कितनी है, 333, and the maximum fraction of total molecule possess this speed। तो फार्मूले आरएमएस और मोस्ट प्रोबेबल स्पीड और एवरेज स्पीड तीनों के फार्मूले आपको जुबानी याद होने चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं। इनके रिलेटेड जो न्यूमेरिकल पेपर भी आ चुकी हैं, इंटरव्यू में भी इनसे रिलेटेड क्वेश्चन वो किए गए हैं, और इन फार्मूलों से थ्योरेटिकली भी एमसीक्यू बनाई जाती हैं, कि वो आपको दो गैसेस दे जाती हैं, वो आपको कहते हैं कि किसकी स्पीड ज्यादा है, कितनी ज्यादा है। तो वो फार्मूला आपको आता होगा तो फिर आपसे वो आप आसानी से बता सकती हैं। जैसे एक ये भी फार्मूला बन सकता है कि क्या गैस मॉलिक्यूल की जो स्पीड है वो प्रेशर पे डिपेंड करती है, घुमा के आपसे पूछ सकते हैं। तो अगर आपके पास फार्मूला आपको आता होगा, कंसेप्ट होगा, तो फिर आप वहां पर आसानी से आंसर लगा सकती हैं। तो बेस्ट सोल्यूशन यही है, जैसे आपको मैं बताता भी हूँ, तो नोट से आपने जो फार्मूला शीट है ना, वो एक अलग अलग रजिस्टर बनाए, सबसे पहले हेडिंग डालें। जैसे अभी हम थर्मोडायनामिक्स पढ़ रहे हैं, तो उस रजिस्टर पर आप थर्मोडायनामिक्स की आप हेडिंग डाल दें, और फिर क्या करें, वो पहले रफ आपने रजिस्टर बनाना है, क्योंकि फर्स्ट टाइम आपने जो फार्मूले लिखनी है तो मे भी एक सीक्वेंस डेवलप ना हो सके, तो रफ फार्मूले बना लें। तो जब आप थर्मोडायनामिक्स के आप मेरे पास जो आपने जो पढ़े हैं वो फार्मूले आपके पास एक पेज पे आ गए, कहीं से आपने कोई और बुक पढ़ ली या गूगल से देख लिया, आपको कोई नया फार्मूला मिला, वो फार्मूला लिख लें। तो फिर आप देखें कि कौन कौन से फार्मूले एक सीक्वेंस वाइज उनको आती हैं, तो उनको फिर सीक्वेंस वाइज लिख लें, और आगे ब्रैकेट में डाल डाल के बताएं कि ये फार्मूला मैंने कब यूज करना है, और एक फार्मूले की कितनी एक्सप्रेशन होती हैं। तो वो फिर आप इस तरह फार्मूला शीट आपके पास बन जाएगी, तो फिर आपके लिए जो न्यूमेरिकल को सॉल्व करना वो आपके लिए आसान हो जाएगा। तीसरा एवरेज स्पीड है, तो ये टोटल है उनका, आप एवरेज ले लेना है। और अगर आप इन टर्म्स ऑफ मॉलिक्यूल्स के अगर लिखें तो फिर उनके फार्मूले ये बनती हैं। Maxwell's law are a distribution of molecular speeds. The RMS give us a general idea of molecular speed in a gas at a given temperature। जो आरएमएस का जो कंसेप्ट है वो कह रहे हैं जनरल हमें आइडिया देता है मॉलिक्यूलर स्पीड का। और आप जानते हैं कि जो मॉलिक्यूलर स्पीड है, मॉलिक्यूल्स की जो स्पीड है, ये कोई मतलब इतनी सिंपल नहीं होती, ये बड़ा कॉम्प्लेक्स फिनोमेना होता है।
This does not mean that the speed of each molecule is a RMS. Many of the molecules have speed less than RMS and many have speed greater than RMS. Maxwell derived as a equation given the distribution of molecules in different speed as follows. तो ये फार्मूला आपको वैसे लग तो मुश्किल रहा है, तो लेकिन इसको नोट डाउन आपने मतलब फार्मूला शीट में आप इसको एंटर करना है। dn क्या है इसमें? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स विद स्पेस बिटवीन b एंड b प्लस db। तो ये रेंज ऑफ मॉलिक्यूल्स की जो स्पीड है वो आपको बताता है। जिस तरह मोस्ट प्रोबेबल स्पीड क्या बता रहा था, मैक्सिमम। ठीक है, ये आपको क्या बताता है? ये आपको रेंज बताता है मॉलिक्यूल्स की, कितने कितने मॉलिक्यूल्स की क्या क्या स्पीड की रेंज है। जैसे यहाँ पर उसने ग्राफ भी दिखाया हुआ है, RMS एवरेज और मोस्ट प्रोबेबल। ये पहला ये मोस्ट प्रोबेबल का है, फिर एवरेज का आ गया और फिर RMS का आ गया। तो ये पूरी एक रेंज आपको बता रहा है एट अ गिवन टेम्परेचर। तो रेंज आप मतलब अगर आपको बता देगा कि ये जो आपके पास सैंपल है ऑफ मॉलिक्यूल्स है, इनकी जो स्पीड की रेंज है वो 20 से लेकर 100 तक जाएगी। तो इससे फिर आपको ज्यादा अच्छी आपको आइडियाज मिलते हैं, क्योंकि RMS जाहिर है कि हर एक की सेम तो नहीं ना होगी। इसलिए जो आप RMS पर्टिकुलर सैंपल के लिए आप कैलकुलेट करें, तो हो सकता है कोई ऐसा मॉलिक्यूल उसकी वैल्यूज की जो स्पीड है वो आपकी कैलकुलेटेड RMS या आपकी कैलकुलेटेड मोस्ट प्रोबेबल स्पीड से डिफरेंट हो। इसलिए फिर जब आपके पास रेंज आ जाती है तो फिर आपके जो रिजल्ट है वो थोड़े बेहतर हो जाती हैं, क्योंकि गलती का जो चांस है वो कम हो जाता है। ये इंपॉर्टेंट MCQ है कि dn/dB इज मैक्सिमम एट मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। तो ये जो रेंज है ये कहाँ पर मैक्सिमम होती है? मोस्ट प्रोबेबल स्पीड पर ये मैक्सिमम होती है। ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जो RMS स्पीड वो ज्यादा होती है, एवरेज दूसरे नंबर पर होता है, और मोस्ट प्रोबेबल जो स्पीड है वो तीसरे नंबर पर होती है। और आर्डर रिमार्क ट्रिक रैम, अगर आप इसको याद रखने का तरीका क्या है? याद रखने का तरीका रैम, R का मतलब RMS, A का मतलब एवरेज और M का मतलब है मोस्ट प्रोबेबल। और ये फार्मूले हैं, ये स्टार्टिंग इनिशियल फार्मूले हैं, इससे आगे फिर वो मॉडिफाई आगे उन्होंने किए हुए हैं। ये स्टार्टिंग फार्मूले है RMS का, और ये फिर एवरेज का आ गया और फिर मोस्ट प्रोबेबल का आ गया। तो 3 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 1.777। 8 का होता है 1.6। तो ये भी पेपर में रेंज आपकी आ सकती है। अब लेस देन 1 मिनट रह गया क्लास में, तो नेक्स्ट क्लास आपकी 9:55 पे आपकी स्टार्ट होगी। 9:55 पे, क्योंकि जूम की पॉलिसी है कि 10-15 मिनट के बाद आप क्लास स्टार्ट कर सकते हैं। तो अभी सर अब गैप लेंगे आज हम, मतलब मेरा टुडे इज माय फर्स्ट डे। नेक्स्ट क्लास वो क्या कंटिन्यू से आप क्लास नहीं ना ले सकते। जूम कहता है अगर आपने एक मीटिंग ली है तो फिर आपको 5-10 अच्छा, मिनट आपको वेट करना पड़ेगा। ओके ओके, हाँ जी। फाइन। और ये कर्व कौन सी होती है? एसिमेट्रिक कर्व होती है, जो आपको मैक्सवेल की जो ग्राफ से मिलती है। जो आपको हाईलाइट कर रहा हूं सिर्फ आपने यही करना है, क्योंकि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं। बाकी